हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। स्टडी एलवीआर की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का पार्ट 19। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज के पार्ट 18, पार्ट 19 और 20 आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरलेटेड है। ठीक है, इंटरलेटेड है, पर इंटरलेटेड कैसे हैं? देखो, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का जो पार्ट 18, 19 और 20 रहने वाला है, इसमें हम हिमाचल प्रदेश जेवीटी का जो कमीशन हुआ था 2019 में, उसमें हिमाचल प्रदेश जीके के कुल जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी सीरियल वाइज डिस्कशन की जाएगी इन 3 पार्ट्स में। पार्ट 18 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस्ड है ये पार्ट 18, जिसमें हम फर्स्ट 9 क्वेश्चन की डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो कर चुके हैं। पार्ट 18 जिसको हम आज पार्ट 19 जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन होंगे उनकी एनालिसिस की जाएगी। कुल हो जाएंगे 17 और जो बचेंगे रिमेनिंग 8 क्वेश्चन उनको पार्ट 20 में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से इस एग्जाम के 25 क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश जीके के थे उनकी डिटेल्ड एनालिसिस जो वो कंप्लीट होगी। सो फर्दर पार्ट 19 में मूव करने से पहले हम पार्ट 18 को रिकैप्चुलेट करेंगे। सो मूव करते हैं पहले पार्ट 18 की तरफ। देखो, हिमाचल प्रदेश जीके का जो पार्ट 18 था उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है वो है शिला। 7026 मीटर का इसका अल्टीट्यूड है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये लाई करता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इंद्रहार दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में है? तो देखो, इंद्रहार दर्रा है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये कनेक्ट करता है कांगड़ा को भरमौर के साथ। तो कांगड़ा में मेनली आपको देखने को मिलेगी धौलाधार पर्वत श्रृंखला। सो इंद्रहार दर्रा भी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में है। सो ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कांगड़ा का प्राचीन नाम था त्रिगृत। कांगड़ा रियासत का प्राचीन नाम था त्रिगत और इसकी जो राजधानी थी कांगड़ा कोट वाली जगह, उसका प्राचीन नाम था नगरकोट। फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो सिरमौर जिला जो है उसके साथ उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है। तो सिरमौर में तो एक नदी बहती है यमुना। तो टॉन्स किसकी सहायक नदी हुई फिर? यमुना की। फिफ्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था द लेडी ऑफ केलोंग, ये क्या है? व्हाट इज लेडी ऑफ केलोंग? लेडी ऑफ केलोंग इज अ ग्लेशियर, हिमनद, जिसे कि वहां की लोकल लैंग्वेज में शिगड़ी कहा जाता है। तो लाहौल घाटी का ये ग्लेशियर है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेचुतवान नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? सेचुतवान, तो सेचुतवान नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। मैंने आपको ये भी बताया था डिस्ट्रिक्ट चंबा में 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। एक है गमगुल या गांगुल, एक कुगती, थर्ड सेचुतवान नाला, फोर्थ तुंडा और फिफ्थ काला टोप जो कि खजेयार में है। तो ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं आउट ऑफ 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवती चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश का चिंतपूर्णी मंदिर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में डिस्कस किया था लाहौल घाटी लाहौल स्पीति में है ये, मैं किस महीने में घंटाल उत्सव जो है वो मनाया जाता है? देखो, लाहौल घाटी में है गुरु घंटाल मठ। ठीक है, कहां पर? तपुचलिंग गांव में। ठीक है, तपुचलिंग गांव में, जहां पर चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है। तांडी में है ये गांव। तो वहां पर जून माह में सेलिब्रेट किया जाता है घंटाल उत्सव। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जो है वो किसी भी राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। हमारा जो बना था वो 8 अप्रैल 1971 और पहले अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच, सर्वाधिक समय तक यही रहे हैं। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 19
क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना निम्न में से सबसे ऊंचा मृदाभरण बांध अर्थफिल डैम ये कौन सा है व्यास नदी पर? ठीक है, पौंग बांध है, गुरु गोविंद सागर है, पंडोह डैम है या नन ऑफ दीज है? तो देखो, हाईएस्ट अर्थफिल डैम ऑन द व्यास रिवर इन एचपी इज पौंग डैम। पौंग डैम, ठीक, कहां पर है ये? देहरा उपमंडल में पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखो पौंग डैम के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पौंग डैम को कहा जाता है, एक अदर नेम है इसका महाराणा प्रताप सागर। आप डैम कह लीजिए या महाराणा प्रताप सागर झील कह लीजिए, एक ही बात है। ये जब ये पौंग डैम 1960 में कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ और 1975 में ये बनकर जो था वो तैयार हो चुका था। जब 1975 में ये बनकर तैयार हुआ तो इसके कारण एक लेक बन गई, आर्टिफिशियल लेक, जिसको हम पौंग लेक कहते हैं, और इसका एक अदर नाम है महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी ये जानते हैं। 42 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। 1983 में इसको जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाता है और 2002 में ये इंटरनेशनल वेटलैंड साइट घोषित कर दी जाती है इन रामसर कन्वेंशन। इंडिया की कुल 27 इंटरनेशनल वेटलैंड साइट है, उन्हीं में से एक है पौंग डैम लेक। 2002 में इसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ये है इमेजेस, ये दोनों पौंग डैम की लेक है, काफी बड़ी लेक है, काफी बड़ा डैम है ये। इन पोलों को इसलिए मैंने यहाँ पर सामने रखा है क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन एचएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी पर ऐसे बांध है जहां पुल जो है वो नदी के बीच में डूबे हुए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी अगर आया हमारे सामने तो। और ये यहाँ पर जो है समर में या विंटर में, आई थिंक विंटर में काफी ज्यादा जो पक्षी हैं वो प्रवास के दौरान यहाँ पर आते हैं, कुछ समय यहाँ बिताते हैं, विदेशी होते हैं। तो ये इसलिए इंटरनेशनल वेटलैंड जोन भी है। और ये बारे इसके रिलेटेड कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, है ना। और हम मूव करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की तरफ जो कि प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42 किलोमीटर लंबी है पौंग झील, जो कि व्यास नदी के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, महाराणा प्रताप सागर लेक। ठीक है, एचपी में देखो, हिमाचल प्रदेश में जो बांध हैं वो मेन बांध कौन कौन से हैं? जितने भी हिमाचल प्रदेश में बांध बने उनके कंस्ट्रक्शन के कारण आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट हुई। जैसे बांध बनते हैं आर्टिफिशियल लेक जरूर बनती हैं। तो देखो, सबसे पहले भाखड़ा बांध बना बिलासपुर में सतलुज नदी पर, कब? 1948 में स्टार्ट, 1963 में बनकर तैयार, और इसके कंस्ट्रक्शन के कारण बन गई गोविंद सागर लेक। अब इसको मैंने सर्कल किया हुआ है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है। जनरली सबसे बड़ी भी यही है लेकिन कृत्रिम है, 60 मील की इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद बना पौंग डैम, 1960 में इसका काम स्टार्ट हुआ और 1975 में ये बन गया। इसके कंस्ट्रक्शन के कारण बनी पौंग लेक, जिसको हम महाराणा प्रताप सागर लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद पंडोह डैम, ठीक है, 1977 में ये बनकर तैयार हो गया और इसके कंस्ट्रक्शन के कारण बनी पंडोह जो झील है, सबसे छोटी है, सर्कल किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी झील है, 14 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद बना चमेरा डैम, 1977 में ये बनकर तैयार हो गया था। इसके कंस्ट्रक्शन के कारण बनी चमेरा झील, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, रावी नदी पर बना ये बांध। देखो, हिमाचल प्रदेश की जो एक लाइफ स्टाइल है उसमें बांधों का, या हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें बांधों का काफी योगदान रहता है। तो देखो, बांधों की हिमाचल प्रदेश को काफी इंपॉर्टेंस है और इसी इंपॉर्टेंस इनफैक्ट हिमाचल को ही नहीं, इंडिया में भी बांधों का काफी ज्यादा रोल रहता है। तो सिंचाई हो चाहे बिजली बनाने का काम हो, इसी महत्ता को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को एक टाइटल दिया था, एक उनके ऊपर एक प्रसंग किया था। उन्होंने बांधों को कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। तो ये काफी बार पूछा जाता है कि ये वाली जो लाइन है वो किसके द्वारा कही गई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। रिमेंबर दिस थिंग आल्सो। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिला में
जो है वो सेब कृषि का कोई क्षेत्र नहीं है। तो कुल्लू में सेब होते हैं, शिमला में भी सेब होते हैं, सोलन का आपको शायद पता ना होता, लेकिन नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर किस तरीके से लगाया जाता है? देखो यहां सेब है, यहां सेब है, तो सेब कृषि का क्षेत्र आप या तो सोलन टिक करते या डी। अब दो बचे हैं। तो देखो यहां पर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काफी कंट्रोवर्सी होगी अगर आप बुक्स वगैरह में रीड आउट करेंगे। तो देखो मैं एक रिपोर्ट ला रहा हूं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने एक 2016-17 की एक रिपोर्ट रिलीज की थी, काफी पुरानी है। लेकिन यहाँ इसको लाने का मेरा मोटिव क्या है? देखो उन्होंने इसमें जो एप्पल डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल के, उनके बारे में ब्यौरा दिया, उनका कितना एरिया है। तो उन्होंने बताया चंबा में कितना एरिया है, कांगड़ा में कितना है, किन्नौर में कितना है, कुल्लू में कितना है, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर। तो इनमें सब में उन्होंने देखा कि इसमें जो है वो सेब कृषि का क्षेत्र है। तो यहां पर तो सोलन भी है, तो किसमें नहीं है फिर सेब कृषि का क्षेत्र? नहीं, तो नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। देखो हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादक जिले कौन कौन से? इस रिपोर्ट के अनुसार चंबा है, कांगड़ा है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, मंडी है, शिमला को मैंने सर्कल करके रखा है क्योंकि शिमला आलू के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला भी है। उसके अलावा सोलन हो गया, सिरमौर हो गया। तो 12 में से 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेब उत्पादक जो है वो जिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी। हमसे तो पूछा था कि कौन सा क्षेत्र नहीं, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो सेब की बात करूं तो पहले हिमाचल में सेब पहले नहीं हुआ करते थे। इसकी खेती किसी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में आरंभ की गई है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में अगर वर्तमान समय में जितने भी फल उगाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अधिकतम क्षेत्र जो है, ये सबसे अधिक जो फल उगाया जाता है वो है सेब, एप्पल। ठीक, और हिमाचल इसी वजह से सेब के अधिक उत्पादन की वजह से हिमाचल प्रदेश को एक टाइटल दिया जाता है, इसे कहा जाता है भारत का बागवानी राज्य। भारत का बागवानी राज्य। हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन करता है आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसकी हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती शुरू करने का पहला प्रयास हुआ 1870 में। किसके द्वारा? एक ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे, कैप्टन R.C. ली। इन्होंने 1870 में जो ब्रिटिश किस्म के जो सेब थे वो कुल्लू घाटी में लगाए। ठीक है, पर ये कामयाब नहीं हुए। ठीक है, उनका ये प्रयास असफल रहा। उसके बाद 1887 ईस्वी में अलेक्जेंडर कोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर कोल्ट हुए हैं। इन्होंने 1887 ईस्वी में शिमला के मशोबरा में जो वो सेब का एक बगीचा लगाया, बाग लगाया। ये भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो 1918 वाली डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1918 में जिस व्यक्ति ने प्रयास किया वो सफल रहा और आज पूरा शिमले के साथ साथ पूरा हिमाचल जो है वो उन्हीं की मेहरबानी पर फल फूल रहा है ना। काफी बागवानी में इनकम होती है किसानों को। ठीक है, इस फल के उत्पादन के कारण। तो काफी अच्छा प्रयास था इनका और ये प्रयास सफल हुआ था 1918 में। तो 1918 से शुरुआत मानी जाती है हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की वास्तव रूप में। ठीक है, और यह प्रयास किया था एक अमेरिकी मिशनरी थे, सैमुअल इवान स्टोक्स। इनको सत्यानंद स्टोक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कोटगढ़ में 1918 में अमेरिकी किस्म के एक सेब का बाग लगाया था, बगीचा लगाया था। ठीक है, कब? 1918। कहाँ? कोटगढ़ में। और कौन थे व्यक्ति? सैमुअल इवान स्टोक्स। तो इन्होंने प्रयास किया, इनका प्रयास सफल हुआ, इसलिए 1918 वाली जो डेट है इसको कंसीडर किया जाता है। सेब की खेती को वास्तव में शुरू करने का जो श्रेय है वो इन व्यक्ति को दिया जाता है और ये वाला ईयर काउंट किया जाता है 1918। ठीक है, इसकी किस्में काफी इंपॉर्टेंट है, किस्में तो पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो जैसे जॉनथन रेड डिलीशियस, एक ये, दूसरी रोम ब्यूटी, थर्ड आर्ली शानवरी ब्यूटी ऑफ शिमला। ये कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं। ये देखो, ये है सत्यानंद स्टोक्स। ये उनके जब यंग थे और अब एज्ड किस्म ऐसे थे, अमेरिकी मिशनरी थे, ये अमेरिकन नेशनलिटी को बिलोंग करते थे। लेकिन देखो इन्होंने 1918 में कोटगढ़ में शिमला जो जगह है वहां पर एक सेब का बगीचा लगाया था। इनका ये प्रयास सफल रहा और आज पूरा शिमले के साथ साथ पूरा हिमाचल सेब खाता है। ठीक है, साथ में बेचता भी है। ठीक है, सैमुअल इवान स्टोक सिर्फ बागवानी के क्षेत्र में ही इनका योगदान नहीं रहा। ये ऐसे अमेरिकन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए भी फाइट किया।
भारत की स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, महात्मा गांधी जी को फॉलो किया था इन्होंने, ठीक है। और ये ऐसे अमेरिकन थे जो अपना घर इन्होंने हिमाचल वन में बनाया था और मृत्यु भी इनकी यहीं पर हुई थी, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड, सो उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र में वास्तव में कौन सा फल उगाया जाता है? तो सब सर्वाधिक फल उगाया जाता है सेब, अधिकतम क्षेत्र में। तो हिमाचल प्रदेश में जितना फलों के अधीन क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में से सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो सेबों के अधीन आता है। हिमाचल प्रदेश में सेब लगाने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो सेब लगाने का श्रेय हम उसी व्यक्ति को देंगे जिसका प्रयास सफल हुआ। तो वो थे सत्यानंद स्टोक्स, आल्सो नोन एज सैमुअल इवान स्टोक्स। कब? 1918। कोटगढ़ शिमला में 1918 में सेब की खेती किसने शुरू की थी? तो सत्यानंद स्टोक्स, यस, सैमुअल इवान स्टोक्स, है ना। सत्यानंद स्टोक्स ने पहला बगीचा कहां पर लगाया था? तो ये लगाया था कोटगढ़। कब? 1918 में। अमेरिकी किस्म के सेब लगाए थे उन्होंने, अमेरिकी, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना है। कोटकाई और कोटगढ़ विश्व प्रसिद्ध उत्पादक है किसके? तो सेब के। आज वर्ल्ड लेवल पर ये फेमस है सेब के उत्पादन में, सेब प्रोडक्शन में, ठीक है। पहले यहाँ पर कोटकाई में जस्ट एक बगीचा लगाया था और आज ये गांव जो है वो वर्ल्ड लेवल पे अपना जो है धाक जमाए हुए हैं एप्पल प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अमेरिकी मिशनरी का नाम बताइए जिसने हिमाचल प्रदेश को अपना घर बना लिया था, वह बागवानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सत्यानंद स्टोक्स, सत्यानंद स्टोक्स। इन्होंने सिर्फ बागवानी के क्षेत्र में ही योगदान नहीं दिया, इन्होंने इंडियन जो फाइटिंग के लिए जो स्ट्रगल किया था इंडियन ने, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया था, जो आईएनसी का नागपुर वाला सम्मेलन था उसमें इन्होंने भाग भी लिया था इनफैक्ट, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की रचना किस वर्ष हुई थी? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई है? तो देखो ये जो मैंने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ये जो इसकी हिस्ट्री मैंने इसकी ऑफिशियल साइट से ली हुई है, ठीक है। ये इसका लोगो है और यहाँ से मैंने पाया कि इसकी स्थापना इन्होंने मेंशन की है 1 सितंबर 1971, ठीक है। 1 सितंबर 1971 को जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुई। तो 1975 नहीं, 1978 नहीं, 1983 नहीं, तो नन ऑफ दीज, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1 सितंबर 1971 को हुई थी, ठीक है। देखो 25 जनवरी, मैं याद रखने का एक तरीका बताता हूँ आपको। 25 जनवरी 1971 आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना, 18वां, ठीक है। तो 1971 के जो स्टेटहुड का हमें दर्जा मिला वो उस वाले ईयर में हमारे 3 जो है वो डिपार्टमेंट सेट हुए थे। एक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, एक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर ईयर पूछे कभी तो 1971 और अगर पर्टिकुलर डेट पूछे 25 जनवरी 1971 के दिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बना था। 8 अप्रैल 1971 के दिन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ 1 सितंबर 1971, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा या गैर पारंपरिक ऊर्जा जो स्रोत हैं उनके मंत्री हैं रिसेंटली हाल ही में नियुक्त हुए हैं पंडित सुखराम चौधरी, है ना। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में जो है इनको एनर्जी का डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। और ये है पौंटा साहिब से और सिरमौर से ये बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। और इनसे रिलेटेड मैं एक फैक्ट और बताता चलूँ आपको, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए इंजीनियर काम कर चुके हैं पहले, ठीक है। सो इनको यही डिपार्टमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अलाउड किया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री राम सुभाग सिंह, IAS हैं ये एक,
राम सुभाग सिंह। और ये तो इनके बारे में पूछा जाना मुश्किल है, लेकिन जो फर्स्ट हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, इंजीनियर के.सी. थॉमस। के.सी. थॉमस, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एचपीयू को भी डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एचपीयू को भी 1971 में ही जो है वो मिला देते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1970, स्टेटहुड से एक वर्ष पहले 22 जुलाई 1970 के दिन इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। समर हिल में है, जिसे शांति कुटीर के नाम से पहले जाना जाता था। शिमला में है ये इसका कैंपस, जो मेन कैंपस है। इसके पहले उपकुलपति वाइस चांसलर हुए हैं डॉक्टर रामकरण सिंह, और वर्तमान में है प्रोफेसर सिकंदर कुमार। प्रोफेसर, ये रही एचपीयू की इमेज। जब आप एचपीयू में जाएंगे तो इस तरह का आपको एंट्रेंस गेट देखने को मिलेगा, अंदर इस तरीके से दिखेगी आपको। और इसका गठन हुआ है 22 जुलाई 1970, ठीक है, 22 जुलाई 1970। सो रिमेंबर दिस थिंग आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कालका शिमला रेलवे लाइन, इसकी लंबाई कितनी है? हमसे पूछिए सिर्फ इसकी लंबाई। तो 90 है, 96 है, 100 है, ये 103 है। तो कालका शिमला जो रेल मार्ग है वो किस टाइप का है? नैरो गेज, नैरो गेज। और इसकी कुल लंबाई है, देखो नैरो गेज है और इसकी मेजरमेंट क्या है? 2 फुट 6 इंच। नैरो गेज की जो मेजरमेंट है वो इस तरीके से है। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 762 mm, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है 96.54 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 96 अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, इसने एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश काल के दौरान बना था। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इसकी क्रोनोलॉजी को। देखो नवंबर 1847 में क्या होता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन के निर्माण का जो विचार है वो पब्लिश हो जाता है दिल्ली गजट में। राजपत्र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें जो है पब्लिश हो जाता है, ठीक है। 1898, ठीक है, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के अंतराल के बाद 1898 में इसकी शुरुआत हो जाती है और इसका चीफ इंजीनियर नियुक्त किया जाता है एच.एस. हैरिंगटन को। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एच.एस. हैरिंगटन जो इसके मुख्य मेन इंजीनियर थे, उनकी देखरेख में ही ये वाली जो सड़क है वो बनी हुई है, ठीक है। और जिन विदेशी कंपनियों ने इसके निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई वो थी शार्प एंड स्टीपर्ड कंपनी एंड ह्यूमस्लेट इंजाइन कंपनी। ये दो कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां, जिन्होंने इसके निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। फिर क्या होता है, काम स्टार्ट होता है, ये बनती है और 9 नवंबर 1903 के दिन इसका उद्घाटन होता है। 9 नवंबर 1903 किसके द्वारा? उस टाइम के जो वायस राय होते हैं, तत्कालीन वायस राय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। और सोलन के जो एक तरह के शराब व्यापारी थे लाला राम नारायण, इसमें सफर करने वाले प्रथम आधिकारिक व्यक्ति थे, आधिकारिक यात्री, ठीक है। 1906 में ये जो पटरी थी वो शिमला पहुंच चुकी थी बनते बनते, ठीक है। और 1932 ईस्वी में इस रेल लाइन पर रेल कार सेवा जो है वो आरंभ हो गई, रेल कार सेवा, ठीक है। यह है कालका शिमला टॉय ट्रेन जर्नी, ये है ट्रेन। और इस टॉय ट्रेन का नाम रहता है शिवालिक एक्सप्रेस, शिवालिक एक्सप्रेस। ये है नैरो गेज रेलवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, कालका टू शिमला। ब्रिटिश राज के दौरान ये बनी थी और 7 या 8 जुलाई तकरीबन, आई थिंक 7 जुलाई है, यहाँ पर 8 नहीं होगा, 7 जुलाई 2008 या 7 है या 8 आई थिंक, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हिमाचल प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट दर्जा प्राप्त करने वाली पहला स्थान है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। इससे रिलेटेड और फैक्ट डिस्कस करेंगे। देखो जब ये स्टार्टिंग में बनी थी तो इसमें थी 107 सुरंगें, 107 सुरंगें। 1930 में इनकी इवैल्यूएशन हुई, रह गई 103, ठीक है। फिर सोलन में एक शराब फैक्ट्री है, वहां पर है इसकी एक सुरंग नंबर 46, उसको भी कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया। अब इसीलिए अब वर्तमान में अगर पूछी जाए तो वो है 102, पूछी नहीं जाए। रिसेंटली टेट का एग्जाम हुआ है तकरीबन अभी अगस्त में ही, 25-26 अगस्त, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कालका शिमला रेलवे लाइन पर वर्तमान में कितनी सुरंगें हैं, तो 102,
ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट सुरंग है बड़ोग, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़ी अच्छी है, एक कहानी है इसके पीछे एक, ठीक है, बड़ोग सुरंग के पीछे। देखो बड़ोग सुरंग है, सुरंग नंबर 107 में से सुरंग नंबर 33। जब इसकी खुदाई चल रही थी तो इसके इंजीनियर थे, इसकी खुदाई करने वाले इंजीनियर थे कैप्टन बड़ोग, उनके नाम पर ही इस सुरंग का नाम बड़ोग पड़ा है, ठीक है। तो उनके सामने खुदाई के दौरान एक समस्या आई थी कि उन्हें इस सुरंग का दूसरा छोर नहीं मिल रहा था। दूसरा छोर उनको उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वो एंड एक सिरे से शुरू होकर उनको दूसरा सिरा मिल ही नहीं रहा था। तो डिपार्टमेंट से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुननी पड़ी थी, काफ़ी परेशान थे, ये डिप्रेशन में थे, और इसी से उन्होंने स्वयं और खुद को और अपने कुत्ते को गोली मार ली थी, और आत्महत्या उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, ठीक है। आत्महत्या के बाद चैल, एक गांव है चैल, जिला सोलन में, वहां के बाबा भुलकूराम हुए हैं। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से अंग्रेजों की इस सुरंग की खुदाई में काफी मदद की थी, मदद रही थी, योगदान रहा था बाबा भुलकू का। वर्तमान में इसमें 7 डिब्बे होते हैं, 200 यात्रियों की इसमें कैपेसिटी है। 7 जुलाई या 8 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी जगह है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है इसका। अब ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ तो वजह होगी। देखो 96.6 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। कालका से जब ये चलती है तो अल्टीट्यूड होता है 640 मीटर, और जब ये शिमला पहुंचती है तो चढ़ाई चढ़ के पहुंच चुकी होती है 2130 मीटर का अल्टीट्यूड। इतनी चढ़ाई ये चढ़ चुकी होती है, जो कि विश्व में सबसे खड़ी चढ़ाई चढ़ने वाली ये बेसिकली रेल पटरी होगी, इसलिए इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये एक यूनिक बात है, ठीक है। बड़ोग सुरंग के बारे में मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई, इसका नंबर जरूर याद रखिएगा। 33 है इसका सुरंग नंबर 33। समुद्र तल से ये 1560 मीटर की ऊंचाई पर है, 1143 मीटर की इसकी लंबाई है, और इन 107 सुरंगों में से सबसे लंबी सुरंग थी ये बड़ोग सुरंग, है ना, बड़ोग सुरंग। तो कैप्टन बड़ोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि ये काफी लंबी सुरंग थी, वो जल्दी ही परेशान हो गए थे, है ना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के रेलवे लाइन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको 4 रेलवे लाइन देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक कालका शिमला वाली, जो कि कैसी है, नैरो गेज है, 96.54 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। पठानकोट जोगिंद्रनगर, ये भी कैसी है, नैरो गेज है, 113 किलोमीटर, और ये सर्वाधिक लंबी है हिमाचल प्रदेश की रेलवे लाइन। 1926 में बनने शुरू हुई थी, 1929 में रेल चल पड़ी, ठीक है। थर्ड है नंगल ऊना चरड़ू, ये वाली जो रेल लाइन है ये कैसी है, ब्रॉड गेज रेल मार्ग है, 33 किलोमीटर की ये होगी। और भानुपल्ली बिलासपुर बैरी, ये कैसी है, ये भी ब्रॉड गेज है, 3 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश में जो कुल रेलवे लाइन है वो 245 किलोमीटर लंबी है ना। रेल पटरियां जो है वो 245 किलोमीटर में हिमाचल प्रदेश को आपको देखने को मिलेंगी। सो रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। ये रही बड़ोग सुरंग के बारे में एक इंफॉर्मेशन। सुरंग नंबर 33, ये उसका एंट्रेंस, एक तरह का उसमें अंदर जाने का रास्ता, ये ट्रेन जा रही है अंदर, और ये उसका अंदर की इमेज 1143 मीटर की ये क्या है, लंबी है, तो के साथ सबसे लंबी है। और इसका नंबर जरूर याद रखिएगा, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, 33 पूछा जा सकता है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। शिमला कालका रेल मार्ग का 9 नवंबर 1903 को उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन किसने किया? तो मैंने आपको अभी बताया था, उस टाइम के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कब? 9 नवंबर 1903। कांगड़ा घाटी रेल मार्ग, जिसको हम मंडी पठानकोट रेल मार्ग के नाम से भी जानते हैं, उसमें कितनी सुरंगें हैं? देखो कालका शिमला पर तो वर्तमान में 102 हैं, लेकिन जो मंडी जोगिंद्रनगर पठानकोट चलती है उसमें 2 सुरंगें देखने को मिलेंगी। पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरो गेज जो है रेलवे लाइन है, ये किस वर्ष शुरू हुई थी? 1926। क्वेश्चन पूछा गया। और किस वर्ष रेल चली? 1929। और कौन सी ट्रेन चलती है यहाँ पर? कांगड़ा क्वीन। तो शिमला कालका रेल मार्ग का छड़ी द्वारा सर्वेक्षण किसने किया था? तो बाबा भुलकूराम। और जोगिंद्रनगर से पठानकोट रेल लाइन की पटरी कैसी है? तो पटरी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की 2 पुरानी है, एक कालका शिमला, एक जोगिंद्रनगर पठानकोट। और दोनों की जो पटरियां हैं वो नैरो गेज टाइप की हैं, नैरो गेज, कालका शिमला हो चाहे जोगिंद्रनगर पठानकोट हो। सो जो नई बनी है वो ब्रॉड गेज की हैं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कांगड़ा के किस कटोच वंशीय शासक ने सुजानपुर टीरा की स्थापना की थी? सुजानपुर टीरा, ठीक है, टीरा या टीरा, एक नगर है हमीरपुर में, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखो सुजानपुर टीरा या टीरा, ये जो है वो जिला हमीरपुर का एक नगर है, एक सिटी है, और इसकी जो इस नगर की जो स्थापना की थी वो कटोच वंश के राजा हुए हैं अभय चंद। उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1748 ईस्वी में। सो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, अभय चंद। देखो हमीरपुर नगर, मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूं। हमीरपुर में दो नगर हैं, एक सुजानपुर एक हमीरपुर, मेन जो है। तो हमीरपुर नगर की स्थापना की थी 1700 ईस्वी में, किसने? हमीर चंद ने, ठीक है। उसके ठीक 48 साल के बाद अभय चंद ने सुजानपुर टीरा जो नगर है इसकी स्थापना कर दी, और ये दोनों के दोनों कटोच वंश से संबंधित थे, और कटोच जो डायनेस्टी है ये त्रिगृत रियासत के साथ संबंधित रखती है, त्रिगृत, ठीक है। सो देखो इसके साथ एक चीज, एक फैक्ट और डिस्कस करते हुए चलते हैं। कहलूर, जिसको वर्तमान में बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, कहलूर रियासत जो है, इस देखो रियासत के संस्थापक, अब पूरी की पूरी रियासत की बात कर रहा है, तो कहलूर रियासत के संस्थापक थे वीर चंद चंदेल। इसने 900 ईस्वी पूर्व में जो थी वो कहलूर या बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी बनाया था नैना देवी को, और इसके अंतिम शासक हुए हैं आनंद चंद। अब देखो बिलासपुर नगर के संस्थापक, अब नगर रियासत पूरी की पूरी जो एरिया उसको रिप्रेजेंट करता है, रियासत का एक छोटा सा हिस्सा होता है नगर, और बिलासपुर जो नगर था, जो हेडक्वार्टर वाला एरिया था, वो उसकी संस्थापक थे दीपचंद। 1654 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो रियासत अलग बात और नगर अलग बात होता है, ठीक है, मिक्सअप नहीं करना है। देखो सुजानपुर टीरा, सुजानपुर का जो होली मेला है ना, वो विश्व प्रसिद्ध है, होली मेला सुजानपुर टीरा में ही है, हिमाचल प्रदेश का सैनिक स्कूल, ठीक है। और सुजानपुर जो फोर्ट है वो भी यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में फोर्ट भी है, यहाँ पर राजा संसार चंद ने इसको बनाया था। सो इसके बारे में ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलते हैं। कटोच वंश का संबंध किससे था? तो बिलासपुर से था, हमीरपुर से था, ऊना से था कि चंबा से था? तो कटोच वंश जुड़ा हुआ है हमीरपुर के डिफरेंट जो हमें बेसिकली पूरे हमीरपुर की एस्टैब्लिशमेंट में ही जो है वो कटोच वंश का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कटोच वंश संबंधित है हमीरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1748 ईस्वी में सुजानपुर टीरा की नींव किसने रखी थी? तो अभय चंद। कब? 1748। सुजानपुर टीरा को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के मध्य हुई थी ज्वालामुखी संधि 1809 में, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने कांगड़ा किला, जो नगरकोट किला था, वो दे दिया था महाराजा रणजीत सिंह जी को, उन पर इसका कब्जा हो गया। तो अब जो राजधानी थी वो संसार चंद को चेंज करनी पड़ी थी, और इन्होंने राजधानी बनाया था सुजानपुर टीरा को। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि सुजानपुर टीरा को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा संसार चंद, कांगड़ा के सबसे महान राजा हुए हैं राजा संसार चंद, ठीक है। महल मोरिया, जहां पर राजा संसार चंद और गोरखाओं के कमांडर थे अमर सिंह थापा, उनके मध्य एक लड़ाई हुई थी 1806 के आसपास। तो ये जगह कहां पर है? महल मोरिया, यहाँ पर महाराजा संसार चंद हारे थे। तो ये जगह पड़ती है हमीरपुर में, ठीक है। और हमीरपुर जिले का नदौन कस्बा, जो कस्बा है वो किस नदी के किनारे है? तो व्यास नदी, व्यास। देखो ये है कांगड़ा, लेट्स से ये कांगड़ा की बाउंड्री, ये नदौन हमीरपुर वाली बाउंड्री, और बीच में बहती है आपकी व्यास नदी। यहाँ यहीं से डिसाइड होती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और हमीरपुर का बाउंड्री, बेसिकली ये बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य डंडारस जो है वो परफॉर्म किया जाता है? ठीक है, जनजाति मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्रेडिशनल डांस जो है वो किया जाता है डंडारस। तो देखो डंडारस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि डंडारस एक लोक नृत्य है चंबा का, और चंबा में आपको किन्नौरी नहीं देखने को मिलेंगे, लाहौली देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक गद्दी वहां पर सर्वाधिक ज्यादा है। तो डंडारस नृत्य फिर गद्दी के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ऑप्शन सी
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो चंबा के लोक नृत्यों से काफी बार क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इनको फिर रिकैप कर लेते हैं। चंबा में किया जाता है डंडारस लोक नृत्य, आलोमाली, अंचली, डंगी और ढेपक। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो डंगी और ढेपक है ये किया जाता है चंबा के छतराड़ी रीजन में। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसके अलावा चुराई नृत्य चुराव वाले रीजन में, पंगवाली नृत्य और सेन नृत्य ये पांगी में किए जाते हैं। ठीक है, सेन नृत्य के पीछे मान्यता है कि इस नृत्य को करने से जो भूत प्रेत बुरी आत्माएं जो है वो दूर भागती हैं। इसके अलावा घुरेही की जाती, घुरेही लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। झांझर, झांकी और हांतर इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन भी काफी आते हैं। नवाला किया जाता है वहां पर गद्दियों के द्वारा। ठीक है, जो झांकी है वो बेसिकली एक लोक नाट्य है, लेकिन इस नाट्य को परफॉर्म करते हुए नृत्य भी किया जाता है, इसलिए लोक नृत्य का भी दर्जा इसको दिया जाता है। इसके अलावा चंबा में कौन कौन से लोकगीत, जैसे चंबा में परफॉर्म किया जाता है फुलमू रांझू, लच्छी, कुंजू चंचलो, ये एक प्रेमी युगल हुआ है, प्रेमी जोड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट चंबा से। भुनको गद्दी ये भी एक प्रेम गीत है। राजा गद्दड़ गीत ये भी एक प्रेम गीत है, लेकिन ये स्पेशली राजा कांगड़ा के राजा संसार चंद और चंबा रियासत की एक गद्दन हुई है नोखू, उनसे जुड़ा हुआ उनकी एक प्रेम गाथा है, एक प्रेम गीत है उनके द्वारा गाया हुआ। सूही या सुकरात गीत ये चंबा की रानी हुई है साहिल वर्मन की पत्नी सुनैना देवी, उनकी बलिदान की याद में गाया जाता है। इसके अलावा कुंजरी मल्हार गीत, नवाला, नवाला गीत भी है, लोक नृत्य भी है। गद्दी समुदाय के जो लोग हैं वहां पर इसको मनाते हैं, भगवान शिव के साथ ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे डिस्कस करेंगे। देखो डांगी और ढेपक ये लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पांगणा, बंगाणा, रायगढ़ या छतराड़ी। तो मैंने आपको भी बताया छतराड़ी। और इनकी इन नृत्यों की मेन बात क्या है कि इसे सिर्फ महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सुकरात गीत में चंबा की किस रानी के बलिदान का वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन करती है साहिल वर्मन की पत्नी सुनैना देवी, उनके बलिदान का वर्णन है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी चंबा में पानी लाने के लिए, उनकी याद में ये सुकरात गीत गाया जाता है। प्लस एक मेला लगता है सूही मेला अप्रैल में चंबा में, जिसमें केवल महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं। सो ये वाली लाइन तो काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा गद्दड़ प्रेम गीत किस राजा द्वारा नोकू गद्दड़ से प्रणय याचना को चित्रित करता है? तो ये प्रणय याचना जो थी वो कांगड़ा के संसार चंद द्वारा की गई थी, उसका वर्णन करता है राजा गद्दड़ प्रेम गीत। राजा थे संसार चंद और गद्दड़ थी नोखू। ठीक है, झांझर ये किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? डिस्ट्रिक्ट चंबा। ठीक है, झांकी और हांतर ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा। और कुंजू चंचलो का संबंध किस जिले से है? तो चंबा। कहा किस स्थान का प्रेमी युगल था? तो भी चंबा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि झुरी गान, जो झुरी है ये जो सॉन्ग है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? अधिक लोकप्रिय है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिरमौर, महासू, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो झुरी जो लोकगीत है ये अधिक, देखो झुरी लोकगीत गाया जाता है जो ऊपरी हिमाचल वाला क्षेत्र है, और स्पेशली शिमला जिसको हम प्राचीन में महासू वाला के नाम से जानते थे, और प्लस सिरमौर, इन दो जगहों का जो झुरी गीत है, झुरी जो गीत है वो इन दो जगहों का अधिक लोकप्रिय है, अधिक। सो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, झुरी लोकगीत इन दोनों का प्रसिद्ध है, लेकिन झुरी एक लोक नृत्य भी है। ये भी आपका महासू, सोलन, शिमला सब में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किस जगह का अधिक लोकप्रिय है, तो सिरमौर। झुरी जो लोक नृत्य है वो सिरमौर का काफी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट शिमला के लोकगीत डिस्कस कर लेते हैं। देखो शिमला का लोकगीत है कि लोकगीत कौन कौन से, वहां पर झुरी गीत, झुरी है उनका फोक सॉन्ग, लाहमण, हार और विरसू। विरसू वहां का भजन है। विरसू गीत बेसिकली वो महासू देवता की स्तुति में गाते हैं। विरसू तो एक तरह का भजन है ये। ठीक है, लोक नाट्य है शिमला का एक करयाला, करयाला। और वहां के लोक नृत्य हैं गी या घी लोक नृत्य, माला नृत्य, छोहरा। छोहरा बेसिकली जो डोडरा कवार वाला जो रीजन है वहां का मशहूर है, और नाटी झापरो।
ये वहां के फोक डांसेस हैं, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है बुढ़ा। बुढ़ा ये किस जिले का लोक नृत्य है? तो बुढ़ा लोक नृत्य है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। और इसकी जो थीम रहती है, इसकी जो विषय वस्तु रहती है, ये वर्णन करता है युद्ध की शौर्य गाथा का, युद्ध की शौर्य गाथा का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध एक छौरा नृत्य है, छौरा अभी डिस्कस किया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो महासू, पर्टिकुलर जगह डोडरा कवार, और ये शिमला, महासू को ही शिमला कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में एक विरसु गीत गाया जाता है ना? किस देवता की स्तुति? एक तरह का भजन है ये भजन गाया जाता है महासू देवता की स्तुति में, ठीक है। और झुरी क्या है? झुरी लोकगीत भी है, झुरी लोक नृत्य भी है। लोकगीत फेमस है शिमला और सिरमौर दोनों का, लेकिन अगर कई बार पूछा जाए कि झुरी जो लोक नृत्य है वो किस जगह का फेमस है, तो सिरमौर का फेमस है। और कहाँ किया जाता है? तो शिमला, सिरमौर, सोलन, इन सब में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो मिक्सअप नहीं करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बुढ़ा और सिंह नृत्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुढ़ा और सिंह नृत्य जो नाटक है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिरमौर, सिरमौर, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई हार्ड लेवल की क्वेश्चन है, इजी है अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हिमाचल प्रदेश में कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए विख्यात है? ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड के लिए कौन सा गांव हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है? नग्गर है, बजौरा है, मलाना है, नन ऑफ दीज। ये तीनों ही गांव जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, लेकिन कुल्लू का कौन सा गांव है जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के लिए फेमस है? तो वो है मलाना, मलाना विलेज। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे एक काफी प्रिय टीचर हुए हैं, जब उन्होंने एक बात बताई थी कि जब उनका एक बार इंटरव्यू हुआ था तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। देखना चाहते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश को कितने बारीकी से समझते हैं। इनफैक्ट ये ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी आप अगर इंटरव्यू वगैरह देने जाओ तो इस तरीके के आपको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन किस तरह के वहां पर प्रावधान है, क्या उनका निधि, एक न्याय तंत्र किस तरह का, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे आज डिटेल से। तो देखो, हिमाचल प्रदेश का जो मलाना गांव है वो प्रसिद्ध है फॉर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और मलाना गांव है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तकरीबन 500 से 600 परिवार इस जो है वो विलेज में है। और इस विलेज के पूजनीय देवता या जो सर्वमान्य शासक जिनको आप कह लीजिए वो है जामलू देवता। और जामलू देवता कहा जाता है ऋषि जमदगिनी को। भगवान परशुराम जी के पिता हुए हैं ऋषि जमदगिनी, ठीक है। यहाँ का एक नियम है कि अगर आपने इस गांव में प्रवेश पाना हो ना, तो जो इस गांव का प्रधान है उसकी स्वीकृति मिलना आपको बहुत जरूरी है। तो इसकी स्वीकृति के बिना तो आप इस गांव में एंटर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मलाना घाटी है ना, जो हमारे भाई बंधु जो भांग का सेवन करते हैं या उनको उसका यूज करते हैं, उनको काफी पता होगा कि मलाना का जो माल है वो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है ना। तो वो तो काफी इससे मुनासिब होंगे। इसके अलावा वहां पर मलाना नदी भी है जो कि व्यास की सहायक नदी है ना। सो इसके साथ ही आपने ये ध्यान रखना, ये है मलाना विलेज, मलाना। देखो यहाँ पर मलाना विलेज की एक इमेज दिखाएगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पत्ता है ये भांग का है, ये बताता है कि ये किस लिए मशहूर है ना। जो भांग वाले उनको ये तो पता है कि भांग के लिए मशहूर है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि ये ओल्डेस्ट और डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी फेमस है, ठीक है। ये एक रहस्य में ही इसको गांव का टाइटल दिया गया है। यहाँ पर चरस, गांजा और यहाँ के अजीब नियम जो है इसको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड का टाइटल दिलाते हैं। ये वहाँ के पूजनीय देवता जामलू का एक मंदिर है। तो इसके बारे में देखो, इनके फैक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, इस गांव में अगर आप कभी जाओगे और जामलू मंदिर के आसपास वाले एरिया में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो बिना आपको यहाँ की किसी भी जगह को छूने की इजाजत नहीं। आप यहाँ की इस जो मंदिर है इसके आसपास की किसी भी वस्तु को आप छूने का आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं। बाहरी व्यक्ति इनको बिल्कुल नहीं छू सकता,
ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर लगता है 1000 रुपए का जुर्माना, है ना। 1000 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है मैं आगे बताता हूं आपको। देखो यहां पर हर जगह उन्होंने लिखा हुआ है, नोटिस लगाया हुआ कि इस पवित्र स्थान को छूने का पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। पहले से ही उन्होंने आपको अवेयर किया हुआ है कि आप ये वाली गलती ना करें, ठीक है। यहाँ जामलू देवता के पुजारी केवल एक ही परिवार के होते हैं। जो जामलू देवता का मंदिर है वहां के जो पुजारी होंगे वो सिर्फ एक ही परिवार से होंगे, है ना। और उसकी पहचान कैसे करेंगे? वो जो परिवार होगा सिर्फ उसी परिवार को सफेद रंग की पगड़ी पहनने का अधिकार होगा। सो एक बात ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव या आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये एक बात ये। और इसके ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का कोई भी मुकदमा ना तो हाई कोर्ट जाता है, ना सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जाएगा। यहाँ की पंचायत ही सॉल्व करेगी, ठीक है। बाहर कभी नहीं जाएगा। इनकी शासन प्रणाली दो हिस्सों में बटी हुई है, एक निचला सदन और एक ऊपरी सदन, ठीक है। निचले सदन को कनिष्ठा और ऊपरी सदन को बोलते हैं ये ज्येष्ठा, ठीक है। ऊपरी सदन में जामलू देवता के गुर और पुजारी के अतिरिक्त कुछ और सदस्य होते हैं, किंतु इन दोनों का होना अति आवश्यक है। ये देवता के दिशा निर्देश को प्रकट करते हैं। जामलू देवता का जो पुराना मंदिर है ये कुछ समय पहले अग्निकांड में जल गया था। इस मंदिर का निर्माण जो है वो दोबारा से करवाया गया। इस जो उच्च सदन है इसको हकीमा भी कहा जाता है। हकीम वहां का पुजारी जिसको हम आका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्येष्ठा कह लीजिए, हकीमा कह लीजिए, है ना, एक ही बात है। अब देखो मैंने कहा था आपको कि आप पर 1000 रुपए का फाइन लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन गांव वालों के जो लोग हैं इनका मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो जामलू देवता के मंदिर के आसपास वाले किसी वस्तु को छूता है तो जो है वो जामलू देवता जो उनसे नाराज हो जाते हैं या एक तरह का वो अपवित्र महसूस करते हैं और दंड के रूप में इन्हें मलाना वासियों को जो है वो बलि जो है वो देनी पड़ती है जामलू देवता को। तो आपकी गलती का खामियाजा वो क्यों भुगते, इसलिए आपको 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा ताकि वो उनके लिए बलि का प्रावधान कर सके, है ना। ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। ये रहा मलाना गांव की एक इमेज और यहाँ के इनके पारंपरिक लोक नृत्य, ठीक है। ये जामलू देवता का मंदिर और 1000 रुपए के जुर्माना। यहाँ की जो परंपरा है और लोक नृत्य को देखना भी अपने आप में एक दिल को सुकून पहुंचाने वाला होता है। यहाँ के लोग सदियों से अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं, ठीक है। मगर यहाँ पहुंचने पर दी गई हिदायतों को जरूर आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज आपको फाइन या किसी और तरह की आपको जो है वो पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मलाना किस जिले में है? मलाना है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और ये विश्व वर्ल्ड फेमस एक विलेज है और द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उस गांव का नाम बताइए जिसमें प्रवेश से पूर्व उक्त ग्राम प्रधान की स्वीकृति अनिवार्य है। तो मैंने आपको अभी बताया विलेज मलाना। कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। रमणीय गांव मलाना की सर्वमान्य शासक कौन है? तो जामलू देवता, जामलू देवता। कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के लिए फेमस है ये। और अलाइड में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल्लू का मलाना गांव किस लिए जाना जाता है? विश्व के प्राचीन लोकशाहियों में से एक है जिसमें करीब 500 परिवार रहते हैं। तो ये बात तो सही है। स्वतंत्र राजकीय और न्यायिक तंत्र है इनका, बिल्कुल है, अपने आप है। इनका विधि विधान जो है वो खुद का है और जामलू देवता की यहाँ पूजा होती है। तो तीनों ही बातें ट्रू हैं। सो ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज के पार्ट 19 के 8 क्वेश्चन की एनालिसिस। सो सबसे पहले इनको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने डिस्कस क्या किया आज। क्वेश्चन नंबर 10 से हमने हिमाचल प्रदेश जीके पार्ट 19 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू किया था हमने। सो एक बार रिकैप करते हुए आगे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश का ब्यास नदी पर बना हुआ सबसे ऊंचा मृदाभरण बांध है। द हाईएस्ट अर्थफिल डैम ऑन द ब्यास रिवर इन एचपी इज पोंग। सो ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब कृषि का क्षेत्र नहीं है? तो कुल्लू में है, शिमला में है, सोलन में है। नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर।
12 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1971। तो ऑप्शन में था नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर था। 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। कालका शिमला रेलवे मार्ग की लंबाई है 96 और एग्जैक्ट है 96.54 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 हमने डिस्कस किया कि कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने जो थी वो सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी 1748 में? अभय चंद। कब? 1748। कटोच वंश के ये राजा थे। ठीक है। और 15 क्वेश्चन डिस्कस किया जो एक परंपरागत नृत्य है डंडारस। ये किया जाता है गद्दी के द्वारा, गद्दीज ऑफ चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। डंडारस लोक नृत्य है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, गद्दी समुदाय के द्वारा किया जाता है। झुरी गान सिरमौर और महासू दोनों का बहुत लोकप्रिय है सॉन्ग है झुरी। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए फेमस है? तो वो है मलाणा, विलेज मलाणा इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। सो नाउ गाइस, ये थी इस वीडियो का एंड। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो नाउ यहां पर करते हैं इस वीडियो का एंड एट लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।